आपको लिए चलते हैं इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में, जहां पर शाहिद खाकान अब्बासी इज़हार ख्याल कर रहे हैं। जो हुकूमत 4000 अरब इकट्ठी ना कर सके, जिस इकॉनमी में, ये हुकूमत तो बेचारे, मैं फिर कहूंगा नाराज हो जाएंगे, लेकिन जिस इकॉनमी में गुंजाइश ना हो 4000 अरब के टैक्स अदा करने की, आप कैसे 5550 के टैक्स वहां से इकट्ठे करेंगे? एक साल में 40% की ग्रोथ कैसे आएगी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यह बिल्कुल मुमकिन है कि आप ये पैसे इकट्ठे कर लें अगर मुल्क में अफरात ज़र 25% पे चला जाए, ये इकट्ठे हो जाएंगे। अगर डॉलर 200 पे चला जाएगा, ये पैसे मिल जाएंगे आपको। लेकिन उस गरीब का क्या बनेगा जो ये बोझ बर्दाश्त कर रहा है? जो लोग 4000 का टैक्स का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो 5550 का बोझ कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसका 40% इजाफा टैक्स तो अवाम ने अदा करना है ना, डायरेक्टली दें या इनडायरेक्टली दें, कैसे मुमकिन है? इसका जवाब है किसी के पास? इसका जवाब मुझे कम से कम नहीं मिला। अब मसला, जो असल मसला है इकॉनमी का, क्या है? ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब कोई देने वाला है? अब 1500 अरब की है। आपने गैस भी बढ़ा दी, बिजली भी बढ़ा दी, अफराद ज़र में इजाफा हो गया और 4000 इकट्ठा नहीं हुआ। अब 1500 अरब मजीद इकट्ठा करना है, तो हर चीज पर आपको बोझ डालना पड़ा। आपने चीनी पर 3 रुपए का बोझ डाल दिया, आपने कुकिंग ऑयल पर डाल दिया, बिजली भी आप बढ़ाएंगे, गैस भी आप बढ़ाएंगे, हर चीज आपको महंगी करनी पड़ेगी ये 1500 अरब हासिल करने के लिए। ये नंबर याद रखे, 1500 अरब का। बात 1500 अरब की है, 1500 अरब पे बात जारू की है। तो ये 1500 अरब आपने इकट्ठा करना है। अब आप जहां 4000 से 5550 पे जा रहे हैं टैक्स कलेक्शन में, तो तवक्को ये थी कि जो डेफिसिट है उसमें तो कमी वाक़या हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत माशाल्लाह एक ऑस्टेरिटी ड्राइव पर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर भी कम कर रही है और बहुत अच्छी नीयत है। लेकिन उसके बावजूद जो डेफिसिट है वो, यानी जो आपकी आमदन और खर्चात के दरमियान जो गैप है, वो 2200 से 3600 पे चला गया, वो 50% बढ़ गया। बावजूद 1500 अरब टैक्स, नया टैक्स लगाने के, वो भी बढ़ गया। इसका जवाब कोई दे सकता है? और जो असल हकीकत है इस बजट की, वो नंबरों में छुपी हुई है। मैं बड़े सादा अल्फाज में बयान कर देता हूं। हमने बहुत कर्जे लिए, एक कमीशन भी बन गया है। मैं उस कमीशन की रिपोर्ट आज भी आपको लिख के दे सकता हूं। मैं आपको कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं आज आपको लिख के दूंगा वो कमीशन क्या कहेगा। तो हमने कर्जे लिए, हमने अपने आखिरी साल में उन कर्जों पर 1500 अरब का सूद अदा किया, 1500 अरब का। इस साल जो सूद के लिए रकम रखी गई है वो 2900 अरब है। यानी ये कोई बता दे कि कैसे हुआ कि जिस कर्जों पर जिसने मुल्क को डुबो दिया, बकौल हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब के, उनके वज़रा के, रोज यही बात है, कर्जों ने डुबो दिया, उसमें हमने सूद 1500 अदा किया, आप 2900 अदा कर दे। इसका जवाब है। और ये आप रकम देख लीजिए, वही रकम है जो आपने इजाफी टैक्स लगाए हैं। अगर आप सूद की रकम में अपनी नाअहली से ये इजाफा ना करते, आपको कोई नया टैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी, अवाम पर कोई बोझ नहीं पड़ना था। ये मेरे नंबर नहीं है, ये हुकूमत के नंबर है, ये मैं घर से नहीं लाया, ये बजट डॉक्यूमेंट के नंबर है, पढ़ लें। तो बात सिर्फ इतनी है कि हुकूमत ने अपनी नाअहली से, जो इकोनॉमिक टीम थी वो नाकाम हुई, उन्होंने पॉलिसी रेट बढ़ा दिया, उन्होंने अफराद ज़र में इजाफा कर दिया,
रुपये को डिवैल्यू कर दिया, उससे आपकी जो सूद की रकम थी वो 1500 अरब से बढ़ गई, वो चली गई 1500 से 2900 पे, तकरीबन 1400 को यही अजाफी टैक्सेशन आपको लगानी पड़ी। अब इसका आप कमीशन बना लें, आप नैब को भेज दें, जवाब इस चीज का जवाब चाहिए कि ये जो नाअहली है, ये जो नाकामी है, इसने आज पाकिस्तान को यहां लाकर खड़ा किया है। और अगर ये 10 महीने में पाकिस्तान को ये दे गए हैं तो आप हिसाब लगा लें कि खुदा ना खास्ता अगर ये 5 साल गुजारे तो इस मुल्क का क्या हशर होगा। आप ये भी अंदाजा लगा लें कि पिछले साल जो डिफेंस एक्सपेंडिचर थे, सूद की रकम तकरीबन 50%, कोई 46% डिफेंस एक्सपेंडिचर से ज्यादा थी सूद की रकम। इस साल जो आप सूद की रकम अदा कर रहे हैं वो डिफेंस एक्सपेंडिचर से 2.5 गुना ज्यादा है। डिफेंस एक्सपेंडिचर 1100 के लगभग है, सूद की रकम 2900 पे जा पहुंची। यानी आपने अपनी नाअहली से, आपकी हुकूमत ने अपनी नाकामी से आज मुल्क की सिक्योरिटी को भी दांव पर लगा दिया और मुबारकबादें दे रहे हैं कि हमने डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कर दिया। कौन सा मुल्क है जो मुबारकबादें देता है डिफेंस एक्सपेंडिचर के कम होने पे? हमारा तो हमेशा दावा है कि हम अपने इखराजात कम करके, अपना पेट काट के अपना दिफा करेंगे। आप कहते नहीं हमें बड़ी खुशी हुई है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर कम हो गया, और हकीकत ये है, ये हकीकत उसी डेट सर्विसिंग की है जो इस हुकूमत की नाकामी से इस मुल्क में बढ़ गया है। वही बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। बाकी सारी राम कहानियां हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑस्टेरिटी की बात करते हैं तो सिविल गवर्नमेंट का खर्चा पिछले साल 323 अरब था, इस साल 430 अरब पे चला गया। वो जो भैंसों में खर्चे थे वो भी खत्म हो गए, जो 4 गाड़ियों में थे वो भी खत्म हो गए, लेकिन 100 अरब खर्चा बढ़ गया। तो हुकूमत जब जिम्मेदारी से बात ना करे तो फिर यही होता है। आप कबूल करें कि हमारे मुल्क के मसाइल हैं, बड़े मसाइल क्या हैं, कैसे हल किया जाएगा, उनके हल तलाश करें। ये अब आप एक और चीज नोट करेंगे बजट में कि जो हमारी हुकूमत के जारी अखराजात हैं, हमारे पेंशन की रकम भी उसके बराबर पहुंच गई, और ये एक बड़ी खतरे की घंटी होती है। बहुत से ममालिक इसका सामना कर रहे हैं कि जो लेगेसी कॉस्ट हैं, जो पेंशन की कॉस्ट है, वो हुकूमत के जारी अखराजात से ज्यादा हो गई। हमारी हर शख्स कहते हैं हुकूमत ने बड़ी शाह खर्ची, हुकूमत तबाह कर देती है मुल्क को। हुकूमत टोटल 400 अरब रुपए में चलती है। पूरी जो सिविल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वो 400 अरब रुपए में चलती है। उसमें आप क्या कम करेंगे और क्या बचाएंगे ये मुझे को बता दे। लेकिन तासुर ये है कि ये सब ये लूट कर खा गए। जो दूसरे ममालिक हैं उनके शहर, एक शहर का जो फायर डिपार्टमेंट होता है वो इतना खर्च करता है साल में। एक बड़े शहर का जो फायर डिपार्टमेंट है ये उसके अखराजात भी नहीं है जो हमारी हुकूमत खर्च करती है। तासुर मुल्क में ये है कि हुकूमत लूट के खा गई है और हम खुद उसको, उस तासुर को बढ़ाते हैं। कभी नैब को केस दे देते हैं, कभी FIA को दे देते हैं, कभी अखबारों में दे देते हैं। ये उन मसाइल की तरफ से तवज्जो हटाने वाली बात है जो मुल्क के असली मसाइल है। मैं टैक्स रिफॉर्म की बात करूंगा। मुझे खुशी थी कि हमारी गवर्नमेंट में मिफ्ता इस्माइल साहब ने, एक जो तो फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक टैक्स रिफॉर्म पैकेज दिया था जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में उसको माना गया
कि एक इनोवेटिव टैक्स रिफॉर्म पैकेज है जो डिलीवर करेगा रिजल्ट्स। हमारी हुकूमत चली गई, उसके बावजूद उसके कई हिस्से थे। एक एमनेस्टी स्कीम थी जो हमारी हुकूमत जाने के बाद इंप्लीमेंट हुई। 124 अरब रुपया उस एमनेस्टी स्कीम में पाकिस्तान में कैश गवर्नमेंट को मिला है। 124 अरब रुपया। हालांकि हमारा डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था कि हम ये स्कीम पैसे बनाने के लिए नहीं कर रहे, हम ये वो रकम जो ब्लैक मनी है उसको सिस्टम के अंदर लाने के लिए कर रहे हैं। ये रिस्पांस उसका आया, बावजूद इसके कि कोर्ट्स ने 4 हफ्ते तक उसको सैंक्टिफाई नहीं किया। हुकूमत नहीं थी, इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी थी। जो आज हमारे भाई गवर्नमेंट बेंचेस पर बैठे हैं, ये तकरीरों में कहते थे ये चोरी का पैसा है, फलाना हो रहा है, ढींगा हो रहा है। उसके बावजूद 124 अरब आया। अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब 3 दफा तकरीर फरमा चुके हैं और मेरा ख्याल है को 50-60 करोड़ की रकम भी अभी तक नहीं आई। कल शाम को मैंने तकरीर फरमाई है और मैं सुबह जब इधर अभी आ रहा था असेंबली तो मैंने देखा कि बैंकों के बाद लाइनें लगी हुई हैं। लोग रात को सोए नहीं है कि सुबह हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब के कहने पर पैसे जाकर जमा करवाने हैं। इतना बड़ा रिस्पांस है। ये पैसे इस तरह नहीं आएंगे, ये पैसे इस तरह नहीं आते। पैसे आते हैं हुकूमत पर कॉन्फिडेंस हो अवाम का। तो जिस अवाम पर आप ये बाबू बजट FBR का डाल रहे हैं, 1500 अरब उन पर डाल रहे हैं, उसके बावजूद खसारा 3600 अरब पे जा रहा है। वो लोग आप पर एतमाद नहीं करते। इस एतमाद को बहाल करने की कोशिश करें। बहाली जो है दूसरों को गालियां देने से नहीं आएगी, बहाली आपके अमल से आएगी। अब टैक्स की बात है। मिफ्ता साहब ने टैक्स रिफॉर्म दिया, 35% टैक्स दुनिया में कोई नहीं देता। ये एक मुसद्दका हकीकत है। ना आप देंगे ना मैं दूंगा, ना ख्वाजा आसिफ साहब, हालांकि ये बहुत टैक्स देते हैं, ये भी नहीं देंगे। लेकिन हमने 15, 10, 5 के 3 स्लैब कर दिए। इससे ऊपर टैक्स नहीं होगा। 1 लाख फी महीना आमदन वाले को एग्जेम्प्ट कर दिया। इस टैक्स में वो एग्जेम्पशंस वापस ले ली गई हैं। कुछ पिछले टैक्सेस में दी, कुछ इस बजट में ले ली। और 50,000 वाले पर आपने टैक्स डाल दिया, 50,000 की इनकम पर, जो ऑलरेडी डबल डिजिट इन्फ्लेशन फेस कर रहा है, जिस पर आप मजीद 1500 अरब का बोझ डाल रहे हैं। आपने कहा तुमसे मैं और टैक्स भी लूंगा। ना सिर्फ आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर रहे हैं, आप डायरेक्ट टैक्सेशन भी बढ़ा रहे हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। टैक्स या इनडायरेक्ट तरीके से आता है या डायरेक्ट तरीके से आता है। मेरी तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान से गुजारिश है कि अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं और गौर से तकरीर सुनें। दुनिया में असूल है कि टैक्सेशन या डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट होती है, दोनों नहीं होती। अगर आपको डायरेक्ट टैक्सेशन में एतमाद नहीं है, नहीं कर सकते, तो इनडायरेक्ट तरीके से ले लेते हैं। अब आप 1500 अरब इनडायरेक्ट टैक्सेशन डाल रहे हैं। उसके साथ आप जिन लोगों को एग्जेम्पशन दी थी हुकूमत ने, आप उन पर फिर टैक्स डाल रहे हैं। हमसे गलती हो गई, मैं ये भी मान लेता हूं, गलती हो गई। टैक्स रिफॉर्म नहीं करना चाहिए था। FBR के नंबर हैं कि मैक्सिमम इंपैक्ट उस टैक्स रिफॉर्म, मैक्सिमम इंपैक्ट, जिस नंबर से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन मैं बयान कर देता हूं, वो इंपैक्ट अगर कोई नया टैक्स पेयर सिस्टम में ना आए उस स्कीम की वजह से, वो 60 अरब रुपया साल का था। सिर्फ 60 अरब। जो इतना इनोवेटिव टैक्स रिफॉर्म पैकेज आपने दिया, 35 रुपए के स्केल आपने 15, 10 और 5 पे कर दिए। आपने जो 1 लाख आमदन के लोग थे महाना, उनको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया। इस सारी चीज का बकौल FBR, जिसमें मुझे कोई यकीन नहीं है, इंपैक्ट 60 अरब का था। तो मैंने उनसे कहा कि चले आपकी बात मान लेते हैं,
ये आप बता दें कि इसमें से तकरीबन 1/3 या आधा पैसा वापस आपको सेल्स टैक्स में मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उन्होंने कहा हाँ जी वापस आ जाएगा। तो 60 अरब से बात जो है वो 30 से 40 अरब पे आ गई। तो 30-40 अरब खर्च करके ये समझे कि हुकूमत खर्च कर रही है। आप जो इकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो स्टिमुलस दे रहे हैं, उसका कोई अंदाजा नहीं है। जो अवाम के अंदर हुकूमत पर एतमाद है उसका कोई अंदाजा नहीं है। और जो अजाफी लोग टैक्स सिस्टम में आते वो आपके जो टैक्स के मसाइल हल करते, ये 1500 अरब आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन ना करनी पड़ती, ये कंपनी पर अजाफी बोझ ना डालना पड़ता, क्योंकि हमारी जो टैक्सेशन है ये इर्रेशनल हो चुकी है। कंपनियों के पास कोई ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है। आज हुकूमत ने ग्रोथ कंपनियों से ले ली है। जब कंपनियां ग्रो नहीं करेंगी रोजगार कहां से आएगा? ये बुनियादी बातें जो समझने वाली है, ये एफबीआर नहीं समझता। एफबीआर एक टैक्स कलेक्शन का इदारा है। ये इनोवेशन आती है पॉलिटिकल जो मास्टर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, जो वज़रा होते हैं, माशाल्लाह लायक वज़रा यहां पर बैठे हुए हैं, एक से एक लायक है, और उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मसाइल भी हल कर दिए। तो एफबीआर जो है ये इस टैक्स के निज़ाम के बढ़ाने का टूल नहीं है। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, जो लूप होल उनको प्लग करें। सबसे बड़ा लूप होल मुल्क में रियल एस्टेट है। पैसा कहां जाता है? रियल एस्टेट में पैसा कहां? पहले बाहर जाता था, स्टॉक मार्केट जाता था, वो सब चीजें बंद हो गई। हमारी वजह से नहीं, वैसे अब सिर्फ एक जगह रियल एस्टेट। आप उसको छेड़ने को तैयार नहीं है। हमने वो निजाम भी दे दिया था। आज भी मुल्क का कानून है और बड़ा सीधा था कि अगर आपने प्रॉपर्टी लेनी है टैक्स पेयर होना जरूरी है। जिस रकम पर मर्जी आप रजिस्ट्री करा दें, 1 रुपए पर करा दें, 1 अरब पर करा दें, हुकूमत नहीं पूछेगी। लेकिन हुकूमत के पास ये राइट है कि 6 महीने के अंदर आपको डबल पैसे जो आपने रजिस्ट्री कराई है देकर आपकी प्रॉपर्टी हासिल कर ले। एक सिंपल सीधा निजाम, कोई एफबीआर नहीं है। आज भी पाकिस्तान का कानून है, फाइनेंस बिल में पास हुआ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल रास्ता है। तकलीफ होती है, बहुत से यहां वेस्टेड इंटरेस्ट से तकलीफ होती है। हम तो अवाम पर बोझ डाल के खुश होते हैं। हमने कहा ठीक है 1500 अवाम पर लाद दो, ये चीजें छोड़ दो। तो एक इर्रेशनल टैक्सेशन रिजीम जो है, इससे मामला हल नहीं होगा। आप कितना बोझ डालेंगे? एक इकॉनमी जो आधी जो सुकड़ रही है, सुकड़ती हुई इकॉनमी पर आप इजाफी टैक्स का बोझ कैसे डालेंगे? मुझे ये समझा दें। क्या तो फिर वो इकॉनमी ग्रो कैसे करेगी कि आपको मजीद टैक्सेशन दे सके? एक्सपोर्ट्स का मामला था, आपको पैसे चाहिए थे, आपने जीरो रेटिंग खत्म कर दी। यार अगर आपकी मजबूरी है तो कह दें यार कि हम नहीं खत्म करना चाहते थे, हमें आईएमएफ ने मजबूर कर दिया। यही पाकिस्तान के अवाम को बता दें, चले हम मान लेंगे यार कि आपकी बहुत मजबूरी है, आईएमएफ ने आपको मजबूर कर दिया। लेकिन उसको जस्टिफाई करना कि सिर्फ एक कैश फ्लो का इशू है। अब ये जो एक्सपोर्ट वाले हैं, जो फैक्ट्रियों वाले हैं, ये 400-500 अरब रुपया मार्केट से बोरो करेंगे, 15-16% पे हुकूमत को अदा करेंगे, जो वादा करेगी कि मैं आपको साल बाद या जो भी टाइम लगता है रिफंड दूंगा, और रिफंड कभी मिलते नहीं है। तो उनका कारोबार कैसे चलेगा? वहां पर रोजगार के मौके कैसे बनेंगे? ये जो बात है नहीं। आपने, मैं टैक्स की बात करना, बात टैक्स की है ना। आप अवाम पर बोझ डाल रहे हैं। ये हाउस है, यहां अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, यही से हुकूमत बनती है। क्या इस हाउस के मेंबरान अपने लाइफ स्टाइल को जस्टिफाई कर सकते हैं?
क्या पाकिस्तान के अवाम जिनको आप कह रहे हैं तुम टैक्स दो, हर रोज तकरीर करते हैं, खुद टैक्स देते नहीं है, वो क्यों टैक्स देंगे? जब हुक्मरान टैक्स अदा नहीं करते तो फिर अवाम क्यों टैक्स देंगे? आप 100 तकरीरें कर लें, अवाम टैक्स नहीं देंगे। आप लीडरशिप दिखाएं ना। लीडरशिप क्या होती है कि इससे पहले कि अवाम को तकलीफ हो, आपको तकलीफ हो। बताएं आपके खर्चात कैसे पूरे होते हैं। ये मेंबरान बैठे हैं, मैं समझता हूं शायद इस हाउस के मेंबरान के पास जो गाड़ियां हैं, सिर्फ गाड़ियां 10 अरब रुपए से ज्यादा की हैं। क्या वो जस्टिफाई कर सकते कहां से पैसे लाए थे? क्या आप अपने अखराजात जस्टिफाई कर सके? क्या आपके लाखों रुपए के बिजली के बिल और गैस के बिल नहीं है? टैक्स आप देते नहीं। ये कैसे हुआ? अगर हुक्मरान नहीं देंगे, अवाम भी नहीं देंगे। ये बात याद रखें। तकरीरों से मामला नहीं चलता, झूठ बोलने से नहीं चलता, लोगों को धोखा देने से नहीं चलता। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अवाम को नजर आ गया कि आज हकीकत क्या है, हुक्मरानों की हकीकत क्या है और लीडरशिप क्या होती है। ये चंद बातें आपके सामने रखनी थी। बजट पे बात करने का, हकीकत से मैं कोई 20-25 बजट भुगत चुका हूं। कोई स्ट्रक्चरल फर्क पाकिस्तान के बजट में नहीं आता, आ सकता नहीं है, आमदनी नहीं है। तो सारा दिन झूठ बोलते रहे, धोखे देते रहे, नए तरह तरह की बातें करें। तो मैं 2 गुजारिशात और करूंगा क्योंकि ये मुल्क से इनका वास्ता है। एक नैब है, नैब का इतलाक आप जो माजी पर रहने दें, हम भुगत लेंगे, आप तो उसमें नहीं है, लेकिन हुकूमत को बचाएं। आज हुकूमत का कोई अफसर भी काम करने को तैयार नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वज़ीर-ए-आज़म साहब भी जानते हैं। बड़े बड़े अहकामात उन्होंने जारी किए, इंप्लीमेंट कुछ भी नहीं हुआ। अफसर कहते जी मैं तो नैब नहीं भुगतनी, साइन तो मेरा है फाइल के ऊपर, कुछ नहीं होगा। ये सोच लें। दूसरा, अब आपने एक और, अगर आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है तो ट्रक तो नया ले आए। पुराने ट्रक में नई बत्ती लगा दी है कमीशन ऑफ इंक्वायरी की। अब वो उसके पीछे पूरा मुल्क लग जाएगा जी। कमीशन ऑफ इंक्वायरी बताएगा पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान में क्या हुआ हुकूमत के रिकॉर्ड में मौजूद है। जो लोग हुकूमत चलाते हैं वो जानते हैं मुल्क में क्या होता है। आईएसआई का अफसर क्या जानता है, आईबी का अफसर क्या जानता है, नैब के अफसर क्या जानता है। अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं पार्लियामेंट को कि तुमने जो ये फाइनेंस बिल पास किया ये गलत पास किया था। ये सवाल होगा, तुमने ये जो टैक्स लगाया ये असल में सही नहीं था, तुम तो अपने जेब में पैसे डाल रहे थे। आप हुकूमत ने खर्च क्या किया? हमारे 5 साल में पीएसडीपी जो है 300 अरब की थी। जो खसारा था इस अरसे में वो 9,000 अरब का था। 3,000 अरब की पीएसडीपी थी, खसारा 9,000 अरब का था। इन 2 सालों में खसारा जो है वो 10,000 अरब पे जाएगा। तो अगर आपने ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है तो ये 2 साल भी बीच में डाल दें जो आपकी हुकूमत के हैं। 1 साल होने को है, 1 साल अगला भी, ताकि अवाम को पता चले हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। तो ये चीजें जो हैं, इससे अब क्या होगा कि जो हुकूमत चल रही थी वो भी नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन किए जाएंगे कैबिनेट डिसीजंस। 6-8 अफसर हैं जिनको इकॉनमी का अलिफ बे नहीं पता, वो क्वेश्चन करेंगे कैबिनेट के डिसीजन, प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन, असेंबली के फैसले, असेंबली का कानून। तो आप खुशी से ये काम करें, बिल्कुल हमें कोई एतराज नहीं है। ये शौक पूरा कर लें, ये ट्रक की बत्ती भी देख लें, मामले हल नहीं होने। आप क्या माजी में जाकर उन हालात का पता किए बगैर कि उस वक्त हालात क्या थे मुल्क के, दुनिया के, आप एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग को क्वेश्चन कर सकते? आप ये सवाल कर सकते हो, वो भी सवाल वो लोग जिनको कुछ पता नहीं है। तो बहरहाल ये
झूठ, ये सब मामले, ये सब जरूरत है काम करने की, जरूरत है मुल्क के मसाइल हल करने की, वो शुरू होंगे इस हाउस से। अगर यहां वज़ीर-ए-आज़म तकरीर नहीं कर सकता, यहां लीडर अपोजिशन तकरीर नहीं कर सकता, यहां हमें बोलने का मौका नहीं मिलेगा, फिर बात कहां पर होगी? फिर बात सड़कों पे होगी। तकालीफ तो है, आपको पता है, मुझे पता है। आपने अगर इस मुल्क के मसाइल को हल करना है, ये हाउस इस बात का फैसला कर ले कि हम किस तरह इस मुल्क को फ्री एंड फेयर इलेक्शन देंगे, जहां पर पाकिस्तान के अवाम की राय से हुकूमत आए। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है। अगर ये जो मामले आपके बजट के हैं ये हल होने हैं, इसकी इब्तदा एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से है, जो कि हम पिछले कम से कम 50 साल में इस मुल्क को ना दे पाए। आज भी जरूरत है कि कोशिश करें, इस मसले को हल कर लें। आपके पास फाटा के इलेक्शन आ रहे हैं, जो सबका फाटा था वहीं पर कर दें कि ये मसाइल कैसे हल होंगे। मैं सबका फाटा के हवाले से, मेरे पास कुछ लोग आए थे और खटक साहब यहाँ हैं नहीं, ये एग्रीमेंट हुआ था कि जो पाटा और फाटा है वहाँ पर जो इंडस्ट्री लगी हुई है उसको सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन हासिल थी। ये फैसला हुआ था, सब बैठे थे, तमाम जमातें थी, आपने वो भी विड्रॉ कर लिया, उनकी वायबिलिटी खत्म हो गई है। तो जिन लोगों को का हाथ आपने पकड़ना है, जिनके मसाइल को हल करना है, जिनकी 72 साल की महरूमी दूर करनी है, आपने शुरू ही उनसे रोजगार ले लिया, उनका कारोबार खत्म कर दिया। और बहुत सी बातें जो कट मोशंस में और अमेंडमेंट्स में हम बात कर लेंगे, लेकिन इन चीजों पर गौर करें।